अगला टॉपिक, बातें मत करो बेटा। और एनसीईआरटी नहीं लाओगे तो अगली बार उठा के फेंक देंगे बाहर। और जो लोग भी मेरे नोट्स बना रहे हैं वो मरेंगे। यस, अक्सर टीचर कहता है जो मैं पढ़ाऊं वही बनाओ। मैं अकेला टीचर कहता हूं कि मेरे बातें मत लिखो, मैं जो बोल रहा हूं मत करो, केवल क्या पढ़ो, एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पढ़नी, उसमें मदद मेरी लग जाए तो अच्छा है। और जो मेरे नोट्स पढ़ेगा वो मरेगा। दोनों पढ़े लेकिन पहले एनसीईआरटी। बताओ, मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट निगेटिव कर रहा हूं? यस, बिकॉज सिलेक्शन हमें तुम्हारा चाहिए। मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं इस बात पे मैटर नहीं करेगा। एनसीईआरटी में क्या लिखा है वही आने वाला है। ओके? और जब आप किसी का नोट आकाश पाताल पता नहीं कहां कहां का लेकर के बैठते हो तो हमें मालूम चल जाता कि तुम गए काम से। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। आओ, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। बोलते हैं ब्रीदिंग के दो मुख्य प्रोसेस हैं। वन इज नोन एज इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। बातें चालू ना? और तुमको लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। सांस लेना और सांस छोड़ना। कैविटी याद है? थोरैसिक कैविटी। अभी देख ले, चेक कर ले। ये वाली बोन, ये चेस्ट बोन है, वर्टिब्री है, रिब्स है, नीचे नेक है। अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम, प्रेशर, बाहर प्रेशर, तो उच्च वायुदा से निम्न वायुदा। इंस्पायरेशन के इंस्पायरेशन के लिए थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए इंटरकॉस्टल मसल है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और कौन है? डायाफ्राम। याद है? ये इतना तुम बोल देते हो तुम्हारा सर को जीवन मिल जाता। ये बोन का नाम, ये क्या ये वर्टिब्री है? ये डायाफ्राम। और यहां पर रिब्स हैं। मैं ऐसे ही बनाता हूं तुम्हें याद रहने के लिए। बताओ, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब भी खींचेंगी तो पसलियां बाहर और ऊपर। तो बताओ, जिस समय पर रेस्पायरेशन होगा, इंस्पायरेशन, उस समय सबको मालूम है डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे? और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो बताओ स्टर्नम बाहर आएगी। देखो भाई, इट इज बाहर और ऊपर। तो वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो इंस्पायरेशन के लिए कितनी मसल चाहिए? दो। एक कौन? डायाफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब बुक ने 2 बार लिखा तो 2 बार पढ़ाना पड़ा। लेकिन बोलते हैं इन दोनों मसल को कॉन्ट्रैक्ट कौन कराएगा? इंस्पायरेशन कौन कराएगा? बोलते हैं इंस्पायरेशन करने के लिए वी हैव द ब्रेन। अभी डर है मुझे कि तुम समझा पाओगे। मेरी तरफ देखो। द ब्रेन विच इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, इट इज फोर ब्रेन। बोलो, फिर से बोलो। बैक साइड इट इज हाइंड ब्रेन। फिर से बोलो। और बीच में तो हम लोग मिड ब्रेन बाहर से देख नहीं सकते क्योंकि हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में दबा हुआ डब्बा है मिड ब्रेन। तो ब्रेन में भी हाइंड ब्रेन की बात करेंगे आप। मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूं? फोर ब्रेन और मिड ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी? हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर है। दीज आर नोन एज सेरिबेलम, सेरिब्रम, दे आर नोन एज सेरिबेलम। सॉरी, मेरी जो भी डायग्राम है इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। सेरिबेलम, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ। इन दोनों को जोड़ने वाला तितली जैसा, बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज पॉन्स। फिर से बोलो, पॉन्स।
पॉन्स जब नीचे चलेगा इट विल फॉर्म मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर से बोलो, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और यही मेडुला ऑब्लोंगेटा जब फोरामेन ऑफ मैग्नम के बाहर निकलेगा तो वो नेक के बाहर निकलेगा, नेक के बाहर निकलेगा और वर्टिब्रल कॉलम में घुसेगा था, एंड देन इट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। फिर से बोलो, स्पाइनल कॉर्ड। मेरे साथ आओ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स, ऊपर वाला पॉन्स, नीचे मेडुला और नीचे स्पाइनल कॉर्ड। तो मुझे स्पाइनल कॉर्ड से मतलब नहीं है, इसे हटा दो। अब बताओ कितने पार्ट? ऊपर, बीच में सेरिबेलम, नीचे मेडुला। याद रहेगा? बोलते हैं रेस्पायरेशन के लिए देयर आर सम रेस्पायरेटरी सेंटर, और these respiratory center are present in brain nuclei। ब्रेन में प्रेजेंट है और वो भी ब्रेन की नर्व में प्रेजेंट है, एंड दैट्स व्हाई ब्रीदिंग इज अ न्यूरल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल। यानी ब्रीदिंग को हम लोग नर्व के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब हम इंस्पायरेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना किससे कंट्रोल कर सकते हैं? नर्व्स। और बोलते हैं जो न्यूरल कंट्रोल है इनके लिए नर्व्स निकलती हैं फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड फ्रॉम पॉन्स। तो बोलते हैं कि रेस्पायरेशन के लिए देयर आर टू सेंटर, वन इन अनदर वन इज पॉन्स। पॉन्स में पाया जाने वाला रेस्पायरेटरी सेंटर इट इज न्यूमोटैक्सिक। फिर से बोलो, P फॉर पॉन्स, P फॉर न्यूमोटैक्सिक रेस्पायरेटरी सेंटर। और मेडुला ऑब्लोंगेटा में इट इज नोन एज रिदम सेंटर, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। पूरा नाम है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। तो पहला क्वेश्चन यही सॉल्व कर दो कि सांस लेने के लिए कंट्रोल केमिकल कंट्रोल है कि नर्वस? नर्वस। और ये नर्व निकली कहां से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट? तीन। दो नहीं, एक कौन? सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला। और ये न्यूक्लियाई कहां से निकले? दो जगह से। एक कहां से? पॉन्स। और सुन लो, यहां से नर्व निकली है बाकायदा, नर्व, और वो नर्व जाकर के मसल को कंट्रोल कर रही हैं। एंड मसल्स आर डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तभी तो डायाफ्राम नीचे जा रहा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बाहर आ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है। तो यहां से नर्व निकल रही है। इन सेंटर के नाम बहुत सही ढंग से पढ़ लो, वैसे भी रट्टा मारा है तुमने। नंबर 1 न्यूमोटैक्सिक रेस्पायरेटरी सेंटर, और दूसरा रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ये है एनसीईआरटी, और इसको बाय करते हैं। नाम याद रहेगा कितने? एक कौन? न्यूमोटैक्सिक, दूसरा रेस्पायरेटरी। जब समझ में आना तब लिख लिया, जब समझ में आए तभी लिखना अब, और ना समझ में आए तो मत लिखना। लेट सपोज मैंने ये एक लाइन बनाई है और मैं ये मानता हूं कि इसके ऊपर है पॉन्स। सबको मालूम है पॉन्स नीचे के ऊपर? ऊपर। अभी अभी बनाया था, पॉन्स ऊपर बनाया ना, और नीचे बनाया मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर से बोलो, मेडुला। ये सब ब्रेन के पार्ट है, फोर ब्रेन की, मिड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन। अब लिखना नहीं है, ध्यान से समझना है। बोलते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में डॉर्सल साइड में, किधर बेटा? डॉर्सल। जस्ट सी दिस, एक पाइप लीजिए बेटा, सुबह से वो पाइप उठा,
ये नीचे नीचे रखो, यही उठा, यस, यही देखो, बस बस। लेट सपोज इट इज अ मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज अ मेडुला ऑब्लोंगेटा। सी, अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा मैं अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से हटा रहा हूं। दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये वाला पार्ट वेंट्रल की डॉर्सल, वेंट्रल, और ये वाला डॉर्सल। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को तुम देखो तो सामने वाला, पीछे वाला डॉर्सल। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के डॉर्सल साइड में, कहां पर? डॉर्सल साइड में। अभी आवाज आ रही है? बैटरी उठाओ। ओके, आवाज आ रही है? तो बोलते हैं डॉर्सल साइड पे कुछ नर्व के न्यूक्लियस हैं, नर्व के न्यूक्लियस है। यानी ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी डॉर्सल साइड में नर्व न्यूक्लियस है। एंड दीज नर्व न्यूक्लियस आर नोन एज डॉर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम, DRS। व्हाट इज DRS? डॉर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इन डॉर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकली हैं नर्व्स जो दो जगह जा रही हैं। एक जा रही है ये डायाफ्राम, बोलो कहां? डायाफ्राम। दूसरा तुमको बता देना चाहिए, दे इंटरनल की एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। चलो, यहां से नर्व निकली, किधर गई? एक कहां? डायाफ्राम। फिर से बोलो, डायाफ्राम। और एक कहां गई? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। बोलो। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, डायाफ्राम का काम याद है? अगर याद है तो तुम बताओ, अगर ये थोरेसिक कैविटी है तो ये डायाफ्राम है? कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बताओ डोम रहेगा कि फ्लैट? और क्या जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये बढ़ जाएगा? ये कौन? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। और ये कौन? डायाफ्राम। बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम हर 3 मिनट के बाद, क्या? 2 मिनट के लिए, बोलो, फिर से बोलो, हर 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए एक सिग्नल भेजता है। ओ सॉरी, 2 सेकेंड, आई एम सॉरी, वेरी मच सॉरी। हर 3 सेकेंड के बाद, बोलो, और 2 सेकेंड के लिए एक सिग्नल भेजता है दोनों तरफ। डायाफ्राम को भी भेजता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को भी सिग्नल भेजता है। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड। और जितने ही सेकंड के लिए भेजता है उतने सेकंड तक डायाफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। और एक्सटर्नल इंटरमसल भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये सिग्नल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं मसल को। और अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, ये स्टर्नम था, ये वर्टिब्रल कॉलम था, ये डायाफ्राम था, ये नेक थी। डायाफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट होने लगा तो बताओ कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कितने? 2 सेकंड। तो वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड। और इन 2 सेकंड के लिए क्या होने लगा? इंस्पायरेशन। बोलो, इंस्पायरेशन। तो याद रखना, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम दोनों कितने देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुए? 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर इसके बाद रुक गए। इसका मतलब सिग्नल जो आया था वो आया कि रुक गया? अब सिग्नल रुक गया। तो बताओ, अगर सिग्नल रुक गया तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट रहा कि रिलैक्स होने लगा? और रिलैक्स होने लगा तो जो वो अपनी पोजीशन पे जाने लगा, अपनी पोजीशन पे जाने लगा, तो डायाफ्राम कम हुआ, प्रेशर ज्यादा, इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन। बेटिया नहीं समझ में आ रहा? तो कितने सेकेंड तक इंस्पायरेशन चला? 2 सेकेंड तक के लिए इंस्पायरेशन चला। और जैसे ही 2 सेकेंड पूरे हुए, ये सिग्नल आने बंद।
और जैसे ये सिग्नल आने बंद हुए, बताइए कॉन्ट्रैक्शन जारी रहा कि रुक गया? रुक गया। और अगर कॉन्ट्रैक्शन रुक गया तो बताओ क्या चालू हो गया? रिलैक्स। कराना पड़ा कि अपने आप? तो डायाफ्राम जहां थे वहां से वापस लौटे और ये भी वापस लौटे। बताओ थोरैसिक कैविटी बढ़ी कि घट गई? घट गई। वॉल्यूम, प्रेशर ज्यादा, इंस्पायरेशन के एक्सपायर। बोले कितनी देर तक चला? 3 सेकंड तक। तो बताओ 3 सेकंड तक क्या चलता रहा? एक्सपायर। अब जरा मेरे साथ रहिएगा और समझिएगा। बताइए सांस ली कितना? 2 सेकंड तक लेते रहे और फिर 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड तक छोड़ते रहे। फिर से बोलो 2 सेकंड इंस्पायरेशन, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। क्या सांसें रिदम में चलती रही? किसमें? एंड दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसलिए आपको पता भी नहीं चलता और आप सांसों को लय में लेते रहते हैं, रिदम में लेते रहते हैं। और एक बार सांस आना और एक बार सांस जाना टोटल कितना सेकंड? 5। हाँ? और 5 सेकंड, इसका मतलब 5 सेकंड में एक बार, तो 60 सेकंड में 12 बार। नहीं है? और इसीलिए आप सांस कितनी बार लेते हो? 12 से 16 पर मिनट। ये कोई रट्टा मारने की चीज थोड़ी ना। तो जब आप चुपचाप बैठे हो, उस चुपचाप समय पर भी एक बंदा चुपचाप रिदम में काम कर रहा है। वो कौन है? DRS। फिर से बोलो, व्हाट इज DRS? डॉर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कितने सेकंड के लिए इंस्पायरेशन भेजता है और कितने सेकंड के लिए एक्सपायरेशन? 3 सेकंड के लिए एक्सपायरेशन। और ये चलता रहता है। और भाइयों बहनों, इट इज नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। बोलो कैसी? चुपचाप सांस लेते रहो, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। किसी को, बगल वाले को पता भी ना चल पाए कि तुम सांस ले। इट इज नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, किसी को पता भी नहीं चल पा रहा। और कौन काम कर रहा? DRS। फिर से बोलो, DRS। और यही आपकी 24 घंटे में 99% टाइम तक यही काम करता है। लेकिन कभी कुत्ते ने दौड़ाया है? कभी अनुलोम विलोम किया है? हाँ, ये क्या है? हम बेटा विलोम इसलिए नहीं कर रहे कि बहुत सारा याद रहेगा। उसके लिए भगवान ने आपको मेडुला में ही वेंट्रल साइड पर, किस साइड पर? वेंट्रल साइड पर एक सिस्टम दिया है। इसका नाम है VRS, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। ये NCERT में नहीं है, इसलिए लिख लेना। और वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंट्रल 2 जगह नर्व दे रहा। एक नर्व का नाम है बेटा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और एक का नाम है एब्डोमिनल मसल। और जिन लोगों ने पीछे पढ़ा नहीं है ना मेरे से, उनके लिए आफत हो गई। बताओ इस सिस्टम का नाम? वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कभी कभी काम आएगा जब आप फोर्सफुल करेंगे इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन। VRS एक नर्व भेजता है DRS को। ना समझो तो ना समझो और मरो। VRS को, और जब VRS की बात सुननी पड़ती है तो DRS थोड़ा ज्यादा पावर से काम करता है। क्या बोला सर? फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, फिर से बोल रहे। व्हाट इज VRS? वेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसको मैसेज भेज रहा? हाँ, DRS। और ये DRS को भेजे गए सिग्नल हमेशा इंस्पायरेटरी हैं। कैसे हैं? इंस्पायरेटरी। क्योंकि DRS को केवल इंस्पायरेशन करना ही आता है। सर ये नहीं पता चला, फिर से बोलो। और इसीलिए कह रहे 1 सेकंड के लिए मेरा साथ मत छोड़ना।
पहले डीआरएस को पढ़ो तभी आएगा। डीआरएस को क्या करना नहीं आता? एक्सपायरेशन। क्या करना आता है? वो केवल किसे बोलता है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। और कि तुम क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट। क्या करो? तो दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड। तो बताओ डीआरएस अगर ऑर्डर देता है तो कॉन्ट्रैक्शन के ऑर्डर देता है कि रिलैक्शन के? कॉन्ट्रैक्शन के। अगर कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर दिया तो क्या होगा? इंस्पायरेशन। और ऑर्डर आना बंद तो क्या हुआ? तो डीआरएस क्या नहीं करवाता? क्या करवाता है? इसलिए इंस्पायरेशन इज एक्टिव और एक्सपायरेशन इज पैसिव। मैंने इसीलिए बोला था एक्सपायरेशन के लिए कोई मसल नहीं। नींद आ रही गुरु? अब कैसे कह दो कि हाँ आ रही? आप सुनो, अगर इनका काम केवल इंस्पायरेशन है तो अगर वीआरएस ने इनको कोई मैसेज भेजा है तो बोले हमको तो एक ही काम आता है, लेकिन तुमने भेजा है और तुमको बोलते हैं लोग फोर्सफुल। क्या बोलते हैं? फोर्सफुल। तो अब तुम्हारे सिग्नल को अगर मैंने माना तो मेरा सिग्नल जो यहां से चलेगा वो नॉर्मल होगा कि फोर्सफुल? यानी कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कम कॉन्टेक्ट होगी कि ज्यादा? डायफ्राम कम की ज्यादा? तो इंस्पायरेशन कम की ज्यादा? ज्यादा। इसका मतलब मैं क्या करने लगूंगा? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। नहीं आया साहब? बेटिया देखो ना, ध्यान दिया, छोड़ा तो गया काम से। वीआरएस जब भी सिग्नल भेजेगा कैसे भेजेगा? फोर्सफुल। और वीआरएस ने सिग्नल किसको भेजा? डीआरएस। और डीआरएस कहता है हमें केवल सिग्नल किसे देने आते हैं? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटर। अगर आप मुझे सिग्नल ना भेजते तो मेरा रिदम सेट था। मेरा रिदम 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। अचानक तुम्हें याद आया कि तुम्हें करना है, प्लीज डोंट मिमिक। सांस का लय पकड़िए। दिस इज नॉर्मल और फोर्सफुल। इसका मतलब डायाफ्राम को मुझे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराना है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को भी ज्यादा। नाउ इट इज फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये काम डीआरएस कौन करवाएगा? वीआरएस कहेगा डीआरएस से कि मैंने तुम्हें सिग्नल भेजे हैं, तुम अपने सिग्नल स्मॉल रखो कि मतलब हैवी। अगर हैवी हुआ तो डायाफ्राम कांटेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी थोड़ा कांटेक्ट ज्यादा करेगी। तो बताओ क्या होगा? फोर्सफुल। अब जरा मुझे बताइएगा, जितने लोगों ने सुना है बताओ मेरे प्रोसेस का नाम। ये क्या है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये क्या? ये क्या? तो हर बार फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो, ये जरूरी है। तो लोग सोचते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो अब एक्सपायरेशन भी फोर्सफुल होगा। जरूर नहीं। देखो तो बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद नॉर्मल एक्सपायरेशन तो यही सेंटर कर देगा। लेकिन अगर मुझे क्या कराना हो? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन कराना हो तो मुझे डीआरएस की मदद नहीं लेनी, खुद वीआरएस किसे भेजेगा? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल। तो बताओ एब्डोमिनल मसल पुश करेगी, डायफ्राम कम जाएगा, ऊपर की ज्यादा? ज्यादा। और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट करेगी, थोरैसिक कैविटी कोलैप्स होगी। कोलैप्स होगी तो वॉल्यूम और कम, प्रेशर और ज्यादा और एक्सपायरेशन और ज्यादा। तो बताओ कौन है जो एक्सपायरेटरी सिग्नल भेजता है? वीआरएस। इसीलिए मैंने पढ़ाया था नॉर्मल एक्सपायरेशन के लिए कोई मसल और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए कितनी मसल? 2। एक कौन? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल। जब तक ये दोनों नहीं बताते मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बता मैं क्या कर रहा हूं? कौन है?
DRS, हाँ नहीं आया? आ रहा वो अभी आया न्यूमोटैक्सिक। बिना चैप्टर खत्म किए छोड़ूंगा नहीं मैं, और इसलिए जिसको भी रुक जाना हो कहीं पर भी मुझसे बोलेगा नहीं, चुपचाप बैग उठाएगा निकल जाएगा। एंड द न्यूमोटैक्सिक नाम से ही मतलब है टैक्सिक। टैक्सिक का मतलब होता है फास्ट। न्यूमोटैक्सिक सेंटर दोनों जगह बेटा मैसेज भेजते हैं, टूवर्ड्स DRS एंड टूवर्ड्स VRS। और DRS की तरफ जो सेंटर भेजते हैं वो इनहिबिटरी है। कैसे? इनहिबिटरी। अरे यार बड़ा बड़ा ले, यानी ये जो सिग्नल 2 सेकंड के लिए चल रहा था वो 2 सेकंड तक चलता रहेगा कि पहले टूट जाएगा? पहले टूट जाएगा। ये तब काम आएगा जब कुत्ता दौड़ाएगा। बताओ इंस्पायरेशन कितनी देर के लिए? 2 सेकंड के लिए। तेरे कुत्ते की तरह हाँप रहा है, बड़ा खुश। बेटा हम काका नहीं बनते तुम्हें समझाने के लिए। तो सांस लेने के बहुत तरीके हैं। एक वो तरीका जिसमें किसी को ना पता चले, नॉर्मल। एक कुत्ते ने दौड़ा है, इसका मतलब इंस्पायरेटर सिग्नल 2 सेकंड के लिए चलेगा नहीं, इसका मतलब सिग्नल चलेगा फास्ट। स्लो की फास्ट? फास्ट। किसने किया? न्यूमो। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के सिग्नल DRS के सिग्नल को जल्दी जल्दी कट करते हैं, जल्दी जल्दी कट। तो ये सिग्नल बहुत देर तक चलते हैं नहीं, किसका तक? स्लोली चलते हैं। कैसे चलते हैं? स्लोली नहीं, फास्ट, जल्दी जल्दी चलते हैं। और बताओ आपका रेस्पिरेटरी रेट घट जाता है कि बढ़ जाता है? अब तो नाम बोल दोगे, बोलो। ये वाला न्यूमोटैक्सिक, बोलो। ये वाला DRS, ये वाला VRS। बुक में इसका नाम, इन दोनों का नाम है, इसका नाम बुक ने क्या रखा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो नॉर्मल रिदम बनाए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो रिदम में फोर्सफुल कर दे, फोर्सफुल कर दे, VRS। हाँ? और जो आपके रिदम को फास्ट कर दे, न्यूमोटैक्सिक। कौन? अब सुनो, अब इसमें अलग अलग टीचरों के अलग अलग मत हैं, मैं किसको मानूंगा? So there is an area in brain known as chemosensitive area. मैं NCERT की लो करके चल रहा हूं। कुछ लोग इस एरिया को पॉन्स में लिखते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लें। कुछ लोग इस एरिया को पॉन्स में मानते हैं, मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारी NCERT कहती है कि दिस chemosensitive area is present adjacent to rhythm center, adjacent to, and rhythm center is present in medulla oblongata, and that's why I am taking it is in medulla oblongata. नहीं आया ना? तुमने सुना ही नहीं। बताओ, it is, बोलो chemosensitive area। फिर से बोलो, फिर से बोलो, present adjacent to respiratory rhythm center, and hence it is present in medulla oblongata, and that's why I am taking it is into medulla oblongata. There are some teacher, और रियल है, वो गलत नहीं है, पुरानी किताबें बोलती हैं कि इस कीमोसेंसिटिव एरिया का कुछ पार्ट कहाँ होता है? पास। पर हमारी NCERT क्या बोलती है? They are present adjacent to rhythm center, and that's why I am taking it in medulla oblongata. और बोलते हैं ये कीमोसेंसिटिव एरिया भी कहाँ है? फोरब्रेन की हिंड, और ये हाइंड ब्रेन का कीमोसेंसिटिव एरिया ब्लड को देखता है। किसको देखता है? ब्लड। और अगर ब्लड में, अगर, भैया सुन लो, अगर CO2 ज्यादा है, क्या ज्यादा है? CO2। क्या ज्यादा है? CO2। CO2 ज्यादा है तो H+ आयन
और पीएच, तीन चीज बोलो बोलो। अगर ब्लड में CO2 ज्यादा है, CO2 एसिड है, तो H प्लस आयन ज्यादा, पीएच का, तो ये सेंस कर लेता है। ये तीनों केमिकल हैं, क्या है? केमिकल। तो इसीलिए कौन सा एरिया? तो ब्रेन कहता है कि हे ब्लड तुम कहां से आ रहे हो? बोले हम तो ब्लड हैं हमारे हार्ट से। तो बोले तुम अगर हमारे पास आ रहे हो तो आर्टरी ने भेजा होगा। बोले हाँ सर आर्टरी ने भेजा। बोले कौन सी आर्टरी ने? बोला बोले सिस्टमिक, क्योंकि भाई ऑर्गन में ब्लड कौन भेजता है? सिस्टमिक। तो बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरी में तो भैया ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, CO2 कम होनी चाहिए। यस और नो? क्योंकि सिस्टमिक आर्टरी में ब्लड कहां से आता है? लंग्स से। बोलो, और जो लंग्स से ब्लड आया है वो उसमें ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, ज्यादा, CO2 कम। पर जो बेटा ब्लड आया उसमें क्या ज्यादा है? CO2। तो इस एरिया ने कहा इसका मतलब लंग्स सही से काम, इसको जला देते हैं। हम ही बेटा परेशान है तुम्हें समझाने के लिए, और कुछ नहीं। ब्रेन पे ब्लड जा रहा है आर्टरी के द्वारा, किसके द्वारा? आर्टरी। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कैसा? ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 होनी चाहिए कम। ऑक्सीजन छोड़ दो, ऑक्सीजन की बात ही मत करो। CO2 क्या होनी चाहिए? कम। और यहाँ CO2 क्या है? ज्यादा। इसका मतलब आने वाले ब्लड में CO2 ज्यादा। इसका मतलब लंग ने काम सही नहीं किया। इसका मतलब सही से एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसका मतलब ब्रीदिंग में कुछ गड़बड़ी। तो कीमो सेंसिटिव एरिया इस बात को सेंस कर लेता, किसको? CO2 को ज्यादा होने को, H प्लस आयन को ज्यादा होने को, pH को कम होने को। और जैसे ही वो सेंस करता है कि ये सब है, वो DRS से कहता है। किससे कहता है? DRS। कि गुरु जो इंस्पायरेशन चल रहा उसमें गैस बराबर जा नहीं रही है। तो फिर DRS कहता फिर क्या करें? तो कहता कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट करो। कहता करते हैं। बोलो सिग्नल भेजो स्ट्रॉन्ग, कैसे? एंड डीप, एंड डीप। सीख देखो व्हाट इट इज। सिग्नल कैसे? स्ट्रॉन्ग। इंस्पायरेशन काफी देर के लिए और ज्यादा देर के लिए। इट इज बदतमीजी मत करो, हम कर रहे हैं, हमको करने दो। 1 घंटा आप मारेंगे तो 6 दिन दिखाई नहीं पड़ोगे आप। तो जब भी आपको जमाई आ रही है उसमें किसका रोल है? कीमो सेंसिटिव एरिया। अचानक बैठे बैठे आपके पूरे ब्लड में ऑक्सीजन की नहीं, CO2 की अधिकता हो गई। ऑक्सीजन की बात मत करा, CO2 की। अब ये CO2 की अधिकता वाला ब्लड कहां गया? ब्रेन। ब्रेन ने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा, बच्चे को CO2 ज्यादा मिल रही है, इससे कहो कि O2 ज्यादा ले। तो O2 कैसे ज्यादा ले? इंस्पायरेशन बढ़ा दे। क्या बढ़ा दे? इंस्पायर। तो किसने बोला? कीमो सेंसिटिव एरिया। किससे बोला? DRS। कि भैया आप इंस्पायरेशन के सिग्नल कैसे करो? डीप एंड स्ट्रॉन्ग। अब देखना यहां पर भी सिग्नल थे, इसने जो सिग्नल भेजे थे वो फास्ट भेजे थे, इसने भेजे थे डीप। तो बताओ, अब बताओ सारे सिस्टम जोड़ के बताना। बताओ ये कौन? नॉर्मल। नॉर्मल हो गया? अच्छा। DRS, न्यूमोटैक्स। मजाक लग रहा बिटिया, ये सब ना करें तो तुम्हें कभी ना आ पाएगा किस सेंटर का क्या काम है। तो कीमो सेंसिटिव एरिया किसे डिटेक्ट करता है? ऑक्सीजन को कि CO2 को? CO2। और किसको? H प्लस को। और किसको? pH। क्या ज्यादा? क्या ज्यादा? H प्लस। क्या कम? pH। कौन एक्टिव? कहां पर है? मेडुला ऑब्लिंग। कुछ बुक लिखती हैं न्यूमोटैक्स में भी है, पर बेटा हमारी NCERT क्या लिखती है? नियर द DRS। और बताओ ये किसको डिटेक्ट करेगा? अब बताओ, ब्रेन तो ब्रेन है, आंख भी ब्रेन है क्या? आंख क्या है? रिसेप्टर। जीभ क्या है? नोज क्या है? स्किन क्या है? और रिसेप्टर
सेंसर भी रिसीव करके कहां पहुंचाते हैं? ब्रेन। या तो ब्रेन खुद डिटेक्ट कर ले या तो रिसेप्टर। यस, देयर आर सम रिसेप्टर विच प्रेजेंट इन हार्ट। इधर देखो, ये रहा हार्ट। हार्ट से निकली एओर्टा। बोलो क्या निकली? एओर्टा। और एओर्टा में कैसा ब्लड? डीऑक्सीनेट की ऑक्सीजन है। आगे निकली कैरोटिड आर्टरी। बोलो कौन? कैरोटिड। द आर्टरी विच ग्रोज टू द ब्रेन, दे आर नोन एज कैरोटिड आर्टरी। एन आर्टरी विच कर्व, इट इज एओर्टा। फिर बोलो एओर्टा। और इन एओर्टा के आर्क में, आर्क ऑफ एओर्टा, पूरी एओर्टा की आर्क ऑफ, आर्क ऑफ, और कैरोटिड आर्टरी के बाइफरिकेशन में, कैरोटिड की लेफ्ट एंड राइट बाइफरिकेशन में देयर आर कीमो रिसेप्टर। बेटा 10 बच्चों में 7 बच्चे कीमो सेंसिटिव और कीमो रिसेप्टर एक ही मानते हैं। दोनों एक ही। एक कहां है? एक कहां है? हार्ट। हार्ट में भी कहां? एओर्टिक आर्ट। फिर से बोलो। और कौन सी आर्टरी? कैरोटिड आर्टरी। फिर से बोलो, कैरोटिड। और ये भी वही डिटेक्ट करते हैं जो कीमो सेंसिटिव एरिया डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करते हैं? बोलो। ये भी क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? CO2 ज्यादा, H+ आयन ज्यादा, pH कम। तो बोलते हैं बताओ रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का कोई रोल है कि नहीं है? नहीं है। किसका रोल है? CO2 और pH और H+। खाली नाम ले लो तो मेरा काम बन जाएगा। बोलो। पहला DRS, दूसरा, तीसरा कीमोटैक्सिक, चौथा न्यूमोटैक्सिक के बाद कीमोसेंसिटिव, और फिर कीमो। और ये कीमो रिसेप्टर भी मैसेज DRS को ही भेजते हैं, कीमोसेंसिटिव को नहीं, DRS, ताकि नेसेसरी एडजस्टमेंट किए जा सके। हमें तो लग रहा है किसी को नहीं आया। आया? चलो आया तो एक बार फिर से बताओ। पहला DRS, दूसरा कौन फोर्सफुल, कौन नॉर्मल, कौन फास्ट, कौन डीप एंड स्ट्रॉन्ग, कीमोसेंसिटिव, और कौन हार्ट से मैसेज लेके जाएगा, कीमोसेंसिटिव। एक भी लाइन अगर आपको ना आए तो रोक देना मुझे। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन पढ़ो, पढ़ रहा हूं मैं। Human being have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissue. This is done by the neural system, a specialized center present in medulla region of the brain called as respiratory rhythm center. बच्चों हम लोगों ने इसके किस नाम से जाना है? DRS. What is DRS? Dorsal respiratory. Primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons region of the brain called as pneumothoracic center. And this center, ये क्या करेगा? This center can moderate the function of the respiratory rhythm center. Neural signal from this center, किस center से? Pneumothoracic. Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration, thereby alter the respiratory rate. कैसा? Slow की fast? Fast. पहले नॉर्मल तो आए। नॉर्मल कितने सेकंड के लिए? 2। कितने देर रुक गया? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। तभी कौन आया? न्यूमोटैक्सिक। इसने सिग्नल को बड़ा किया कि छोटा? जो सिग्नल को कम किया तो रेट बढ़ गया। स्लो की फास्ट? फास्ट। आगे A chemosensitive area is situated adjacent to rhythm center. इस वजह से मैंने लिखा कीमोसेंसिटिव कहां है? एडजेसेंट टू रिदम। तो रिदम कहां था? मेडुला ऑब्लांगेटा। इसी वजह से मुझे कीमोसेंसिटिव कहां माना पड़ा? मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर कोई बोले कि ये पॉन्स में होता, तुम्हारे सर ने पढ़ाया, तो बोलो ठीक है, उनको नहीं आता। ठीक है, कहता उनको नहीं आता, यही बोलना। क्योंकि यस, वो सर गलत नहीं है, पुरानी किताबों में लिखा हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखता है? एडजेसेंट टू रिदम। ओके, आगे चल रहे। And which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion. किसके लिए? CO2 and hydrogen. 3 बातें बताई मैंने। CO2 ज्यादा, H+ ज्यादा, pH कम।
Increase in these substance can activate the center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment. याद है necessary adjustment? कैसा? Strong and deep. जमाई आ रही है? Yes. भूल गए बेटा. कीमोसेंसिटिव एरिया ने देखा कि CO2 बढ़ गई है, H+ ज्यादा, pH का, तो उसने कहा क्या सिग्नल बड़ा करो. बड़ा किया? इंस्पायरेशन थोड़ी देर के लिए कि ज्यादा? In the respiratory process by which these substances can eliminated, receptor associated with aortic arc, याद है? Aortic arc and carotid artery also can recognize change in CO2 and H+. तो कीमोसेंसिटिव और कीमो रिसेप्टर एक ही बात. कौन है ब्रेन में, कौन है पेरीफेरी में? कीमो रिसेप्टर. एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर. और आखिरी लाइन सबको अंडरलाइन करनी है, आखिरी. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. तो बताओ किसका रोल ज्यादा है? CO2 का, pH का, H+. और मैं क्वेश्चन बताऊं, which of the following stimulus will control your respiratory signals? O2 का कम हो जाना, CO2 का ज्यादा हो जाना, both none. CO2 को ज्यादा. किसी ने भी both कहा मार पड़ेगी. सर एक ही बात तो है, O2 का कम हो जाना, CO2 का बढ़ जाना. क्योंकि O2 को ये लोग देखते ही नहीं. किसको देखते हैं? CO2. मैंने कौन सा एक्स्ट्रा पढ़ाया? VRS. मेरे साथ बोलोगे? पहला DRS, VRS, कीमोसेंसिटिव. हाँ, कीमोसेंसिटिव हो गया, न्यूमोटॉक्सिक हो गया, और अगर पहचान लिया तो तुमको आया. बताओ DRS पक्का पता नहीं चल रहा है? अच्छा हाँ हो गया. अच्छा बताओ न्यूमोटॉक्सिक तो पक्का. सर आप ऐसे सांस लेते कसम से कुत्ते लगते हो. लास्ट डिसऑर्डर्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम. यस, पहला डिसऑर्डर है अस्थमा. पहले से अस्थमा बोलते थे, आजकल अंग्रेज लोग इसे एज़मा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एज़मा. पर हम बदस्तूर इसे दमा बोलते आए हैं, दमा बोलते रहेंगे. सांस की बीमारी ये भी बोलते आए हैं. दमा, सांस की बीमारी, अस्थमा, यही सब हम बोलते आए. लेकिन आजकल इसका नाम हो चुका है अंग्रेजों को अगर स्टाइल मारनी, इट्स एज़मा. एज़मा नहीं, अस्थमा. ये एक एलर्जिक डिसीज है. जब आपको एलर्जी होगी तब ये डिसीज होगी. एलर्जी के दौरान मास्ट सेल बेटा एक्टिवेट हो जाते हैं. मास्ट सेल से हिस्टामिन निकलता है. क्या निकलता है? हिस्टामिन. इसके अलावा सेरोटोनिन निकलता है. क्या निकलता है? सेरोटोनिन. यही हिस्टामिन और सेरोटोनिन आपकी ट्रैकिया और ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं. ये ब्लड वेसल है कि बेटा ये ब्लड वेसल नहीं है. क्या है? ट्रैकिया और ब्रोंकाई. तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई का डायमीटर कम होने लगता है, और डायमीटर कम होने लगता है तो बंदे को लगता है कि जैसे एयर पैसेज चोक हो रहा. चोक होने की वजह से उसे लगता है सांस लेने में तकलीफ हो रही है. तो सांस लेने का तरीका, प्लीज हंसिएगा मत, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ट्रैकिया क्या कर रहा है? चोक. Just because choking of trachea is known as bronchoconstriction. ब्रोंकाई का कॉन्स्ट्रिक्शन. और जिनको भी अस्थमा के अटैक पड़ते हैं जानलेवा तक हो सकते हैं. और इस तरीके की सांस का आना शान
इस तरीके की सांस का चलना एक स्पेशल आवाज पैदा करता है। इट इज नोन एज वीजिंग। वीजिंग। और तुमको हर एक चीज बतानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि ट्रैकिया, ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या हो गए, कॉन्स्ट्रिक्ट। और जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए तो एयर आने और एयर जाने में अवरोध उत्पन्न हुआ। अवरोध का मतलब रेजिस्टेंस। बोलो क्या, रेजिस्टेंस। तो सांस लेने में क्या बढ़ गया, रेजिस्ट। और रेजिस्टेंस बढ़ा तो एयर टकराने लगी और एयर टकराने की वजह से आवाज आई, नाम है व्हीजिंग। और इसीलिए इनहेलर लेना पड़ता है। और जैसे ही इनहेलर लिया वैसे ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन। आपकी जो ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जाएंगी और एयर आना जाना आराम से हो जाएगा। बीमारी का नाम किसी बैक्टीरिया से, वायरस से, किससे होती है, एलर्जी। इसीलिए जिस भी चीज की एलर्जी है उससे बचना चाहिए। हो सकता है इस क्लास में बैठे हुए कुछ बच्चों को अस्थमिक अटैक कभी ना कभी पड़े हो, और हो सकता है ना भी पड़े हो, लेकिन याद रखना ज्यादातर शहरों में रहने वाले लोगों को अस्थमा अटैक के चांसेस ज्यादा, क्योंकि उनमें एलर्जिक रिएक्शन की चांसेस ज्यादा। और ये इतना पेनफुल होता है भाई साहब कि आप देख नहीं सकते। इसलिए जब भी कहीं कोई ऐसा मिले, एड्रेनालिन, क्या, ब्रोंको डायलेशन के लिए याद रहे, या फिर रेस्पिरेटरी में अस्थालीन, नाम सुने हो, ऐसी गोलियां खिला देना या फिर उसको इनहेलर दे देना ताकि उसकी ब्रोंको डायलेशन होने लगे। अस्थालीन अस्थमा की बहुत प्रॉपर दवा है, अस्थालीन। ऐसा नहीं कि देख रहे ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, लगता है मर जाएगा। अरे मर नहीं जाएगा, दौड़ के जाओ, अस्थालीन गोली लाओ, अस्थमा के लिए खिला दो। डेरीफाइलिन की गोलियां हैं, ये अक्सर आपको ट्रेन में चलते हुए किसी को हो सकता है, बस में चलते हुए किसी को होता है। तो ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता करना क्या है। क्या करना है, तुरंत अस्थालीन या डेरीफाइलिन या फिर कोई भी स्टेरॉइड। कोई भी स्टेरॉइड दुनिया में बहुत है, बेटनीसॉल, डेकाड्रॉन, डेक्सोना, बेटनीनॉल, कोई भी स्टेरॉइड। भैया उसे बोलो कोई भी स्टेरॉइड दो। स्टेरॉइड देते ही ब्रोंको डायलेशन। ओके, ये किसी भी देख सकते हो, हटा दे रहे। परमानेंट नहीं होता, जब एलर्जी होगी तब होगा। अगर तुम्हें पॉलन से एलर्जी है, पार्थीनियम, नाम सुने हो, कैरेट ग्रास, तो जब इसके पॉलन ग्रेन बनेंगे, पॉलन ग्रेन हमेशा बनेंगे, तो एक मौसम में पॉलन ग्रेन बनेंगे और इस पॉलन ग्रेन के मौसम में तुम बाहर निकले, एलर्जी चालू। इसलिए कुछ लोग फूलों से के पास जा नहीं पाते, फूलों के पास गए, पॉलन अंदर गए और उनको खांसी चालू, एंड दैट खांसी इज नथिंग, इट इज अस्थमा। हटा दें, चलो। और अगली बीमारी शाम तुम्हारे लिए, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा बोलते हैं लंग की अल्टीमेट यूनिट है एल्वुलाई। और बोलते हैं एल्वुलाई बॉडी में, लंग्स में जितनी ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा। तो आपकी लंग का सरफेस एरिया जितना ज्यादा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस उतना अच्छा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जितना अच्छा, आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा। तो हर बच्चे को भगवान ने खूब सारी एल्वुलाई देकर के भेजी है, लेकिन कुछ सांड जैसे बच्चे हैं जो यहाँ पर आते ही ये करने लगते हैं। बोलो क्या, सिगरेट स्मोकिंग। और जैसे ही सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, एल्वुलाई की बीच वाली वॉल रप्चर होने लगती है। रप्चर होने की वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ता है कि घट जाता है। सरफेस एरिया घट जाने से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिगड़ जाते हैं, एंड दैट बीमारी इज नोन एज एम्फाइसेमा। याद रखना, एक एंजाइम की कमी की वजह से भी ये हो सकती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। और ये भी एनसीईआरटी में है, इन द बायोटेक्नोलॉजी, application of the biotechnology, alpha 1 antitrypsin enzyme। antitrypsin
वैसे ये बीमारी किसकी वजह से होती है? पर मान लो किसी दुधमुहे बच्चे को आई तो ये मत बोलना इसका एम्फाइसेमा हो गया, इसने सिगरेट स्मोकिंग चालू कर दी, नहीं, वो जेनेटिकली लेकर के भी पैदा हो सकता है ड्यू टू दिस एंजाइम। बोलो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1। अरे ये भी सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये भी कोई बाहर की चीज नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा, व्हाट इज बीटी, क्या कह रहा हूं? क्या लिखा है? बोलो बोलो कुछ। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अरे प्रिंस 5 मिनट और रुक जाते, हो सकता है कुछ समझी में आ जाए। बस 2 मिनट ज्यादा नहीं लेंगे तुम्हारा। लास्ट टॉपिक, इट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तब होते हैं जब आपका जॉब खराब हो। ऑक्यूपेशन मतलब जॉब, नौकरी। तो जो बीमारी आपको नौकरी से मिले, आप करने गए, नौकरी लेके आए, बीमारी, इट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे आप अगर किसी स्टोन इंडस्ट्री में हैं जहां स्टोन क्रशिंग चल रही है, या फिर आप सीमेंट इंडस्ट्री में हैं, या फिर आप रोड साइड में बेटा सड़कें बना रहे हैं, आपको याद रहेगा जितने लोग भी हैं बेटा, क्यों जाने दो, जाने दो। स्टोन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, या फिर अपने किसान पिताजी को देखो जो भूसे में है, भूसा सुना? ग्रेन्स। तो जिस समय ग्रेन की थ्रेसिंग हो रही है, थ्रेसर चलता है, तब छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं 2.5 मिलीमीटर माइक्रोमीटर से कम के, दे आर नोन एज सस्पेंडेड पार्टिकल। फिर से बोलो। और ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपके लंग्स में चले जाते हैं। कहां जाते हैं? लंग्स। और लंग्स में जाकर के आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फ्लेमेशन करते हैं। क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन। आपकी लंग्स में सूजन पैदा करते हैं, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको कांस्टेंट रूप से ब्रोंकाइटिस होती है। ब्रोंकाइटिस मतलब आपको खतरनाक खांसी आना चालू होती है। एंड दिस ब्रोंकाइटिस इज ड्यू टू बैक्टीरिया और ड्यू टू ऑक्यूपेशन। थ्रेसर करने वाले लोगों के पिताजी अक्सर दिन भर रात भर खांसते रहते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा पिताजी खांस क्यों रहे हो? बेटा कुछ नहीं, भूसे से एलर्जी हो गई। भूसे से एलर्जी नहीं है, भूसा कहां चला गया? लंग्स। याद रखना, डस्ट पार्टिकल से होने वाली ग्रुप ऑफ डिसीज को, ये क्वेश्चन पूछा गया है, द ग्रुप ऑफ डिसीज इज नोन एज न्यूमोकोनियोसिस। ये एक डिसीज है कि ग्रुप ऑफ डिसीज? ग्रुप ऑफ न्यूमोकोनियोसिस। इट इज अ डिसीज ड्यू टू डस्ट पार्टिकल, और ये डस्ट मिनरल डस्ट हो सकती है, ये डस्ट स्टोन डस्ट हो सकती है, ये डस्ट हे डस्ट भूसे की डस्ट हो सकती है। तो मिनरल डस्ट से होने वाली इस बीमारी का नाम, खासकर मिनरल डस्ट से होने वाली बीमारी का नाम न्यूमोकोनियोसिस। और अगर ये बीमारी एस्बेस्टॉस से हो रही है, नाम सुना होगा, अगर ये एस्बेस्टॉस से हो रही है तो इसका नाम है एस्बेस्टोसिस। अगर ये बीमारी बेटा सिलिका से हो रही है तो इसका नाम है सिलिकोसिस। कभी कभी भूसे और गन्ने के छिलके गन्ने के छिलके से होती है, इट इज नोन एज बैगोसिस। बैगस का मतलब ही होता है गन्ने का छिलका, और उसमें वो जो कोहलू में काम करने वाले लोग होते हैं, वो लोग गन्ने के छिलके को इनहेल कर लेते हैं और इससे हो जाती है बैगोसिस। अगर तुम धूल ले गए तो सिलिकोसिस, क्योंकि धूल में क्या होता है? सिलिका। एस्बेस्टॉस ले गए तो एस्बेस्टोसिस। यहाँ तक कि पीतल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पीतल के कण, स्टील के कण भी आपकी बॉडी में जाते हैं। एंड दिस ग्रुप ऑफ डिसीज इज नोन एज न्यूमोकोनियोसिस। इति श्रुति इति श्री द्वितीयम अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।